हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अंकुर शर्मा पर। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं काफ़ी सारे टाइम गैप के बाद आपके सामने आया हूं। उसका रीज़न है प्यारे बच्चों कि बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं कि थोड़ा सा पर्सनल रीज़न है। मेरे बाबा जी एक्सपायर हो गए थे, जिस वजह से मैं आपको लगातार क्लासेस प्रोवाइड नहीं करवा पाया जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बार फिर से काम स्टार्ट किया है और जैसे आप बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कि एक रीजनिंग के सर भी आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो मैंने गैप किया है बीच में, मैं उसको पूरी भरपाई करूंगा उसकी, और बेहतर कंटेंट मैथ्स के साथ साथ बाकी की सब्जेक्ट्स को भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे कि यूपी एसआई और लेखपाल की भर्तियाँ आने ही वाली हैं। तो रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आपने क्लास ली होगी, बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी हैं। जल्दी ही जीएस की भी एक बहुत बेहतरीन फैकल्टी आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएगी और सब कुछ फ्री रहेगा भाई, है ना। बहुत सारे देखता हूँ मैं लोग कि पेड कोर्सेस ले आए हैं इस क्राइसिस में भी। ठीक नहीं लगता है, ऐसे नहीं आना चाहिए। आपको कोशिश करूँगा भाई जितना हो सके कंटेंट आपको इस टाइम में आपको फ्री ही प्रोवाइड हो जाए, है ना। तो आज हम एक टॉपिक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं बेटा फिर से, और बिल्कुल अब गैप नहीं होगा। कोशिश होगी कि लगातार क्लासेज आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए, तो एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, बहुत कॉमन सा टॉपिक जो सारे ही एग्जाम्स में आता है, इंटरेस्ट का, है ना, ब्याज का। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते होंगे कि जो ब्याज है वो ब्याज प्यारे बच्चों कितने तरह की रहती है? दो तरह से कैलकुलेट करी जाती है ब्याज। कैसे कैसे? एक तो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और एक प्यारे बच्चों क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, वो हम ये वाला हिस्सा डिस्कस करेंगे पहले। हालांकि कोई फर्क नहीं होता है, ऐसे मत सोचिए कि इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही क्या फर्क रहता है, बस मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं। जो भी इंटरेस्ट, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, जो भी इंटरेस्ट आपको प्रिंसिपल के द्वारा मिलता है, मूलधन के द्वारा, किसके द्वारा बेटा? मूलधन के द्वारा जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो आपका क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। तो प्यारे बच्चों, मूलधन से इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस जो इंटरेस्ट, देखो मूलधन से इंटरेस्ट मिलेगा, फिर ये इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट दे, यानी मूलधन भी इंटरेस्ट दे और इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट दे, तब जाके वो क्या बन जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। यानी आसान शब्दों में आपने देखा होगा, ऐसे बोल देते हैं कि ब्याज पे भी ब्याज मिलने लग जाए, है ना। लेकिन के ब्याज पे सिर्फ ब्याज मिले वो नहीं होता, मूलधन पर भी ब्याज मिले और ब्याज पे भी ब्याज मिले, तब जाके आप उसको क्या बोलोगे? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले हम आधा हिस्सा करते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि यही वाला हिस्सा इधर भी यूज होना है, यहां पर भी। तो मेन तो यही होता है, उसके बाद वाला हिस्सा तो बहुत छोटा सा है। क्लियर है? चलिए देखते हैं बेटा, एक बार बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा बेटा, और इस तरीके से कराऊंगा आपको टॉपिक कि आपने बिल्कुल इस तरीके से किया ही नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल विश्वास है मुझे कि आपने ऐसे किया नहीं होगा, उस तरीके से आपको कराया जाएगा। क्लियर है? बस पेशेंस के साथ थोड़ा सा मुझे बताने दो, बेसिक्स बता दूंगा आपको। और बेसिक्स भाई कुछ अलग बताऊंगा मैं आपको। देखो, पहले तो मैं वो लिख देता हूं जो आपको आता है भाई, जो आप जानते हो पहले उसको लिख दिया जाए, है ना। तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज निकालने का जो तरीका होता है, सिंपल इंटरेस्ट, तो सारे ही बच्चे एक फॉर्मूला जानते हैं, ठीक भाई। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का फॉर्मूला? भाई सबने पढ़ा है, PRT/100, यही तो होता है भाई, PRT/100, यही तो होता है। एक चीज और आती है इसमें, उसको भी लिख ही देता हूं मैं साथ के साथ ही। क्या रहता है वो? तो एक टर्म और रहता है अमाउंट, मिश्र धन, रहता है या नहीं रहता बेटा? तो अमाउंट क्या होता है? तो अमाउंट होता है जब मूलधन में आप क्या जोड़ दोगे? ब्याज को।
मूलधन में आप ब्याज जोड़ दोगे तब वो क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। ठीक है, ये चीजें सब लोग जानते हैं, छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है। और जब मैंने ये छोटे से छोटा बच्चा बोला तो हाइट के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं कि हाइट किसी की छोटी है तो वो जानता, मतलब अगर कोई 5वीं 6वीं क्लास में भी पढ़ता है तो वो इन चीज़ों को जानता है। तो फिर आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि आप भी इनको ही जानो? तो फिर आप सोचो कि आपको नौकरी क्यों मिले, फिर तो उसी 5 में पढ़ने 6 में पढ़ने वाले बच्चे को नौकरी दे दी जाए। यानी इससे काम चलता नहीं प्यारे बच्चों। ये तो जब बचपन में किसी को कुछ नहीं आता तो उसको सिखाने के लिए ये चीज़ें यूज की जाती हैं। आपको इनमें कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं, आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा भाई। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझना। आपके बड़े बुजुर्ग होंगे, बहुत सारे बच्चे आप में से गांव से बिलोंग करते होंगे, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो अपना नाम तक लिखना नहीं जानते। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, बहुत सारे बुजुर्ग आपको आज की डेट में भी गांव में ऐसे मिल जाएंगे जो अपना नाम तक लिखना नहीं जानते, या नाम लिखना जानते भी होंगे, बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन ब्याज का हिसाब कर लेते हैं या नहीं कर लेते? हाँ या ना? आपके ही अम्मा या बाबा हो सकते हैं, आप देखना कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होंगे और ब्याज का एग्जैक्ट हिसाब निकाल देंगे। भाई साहब वो 3 महीने 27 दिनों का निकाल देंगे, 3 महीने 27 दिनों का। और आप में से बहुत सारे बच्चों पर अभी नहीं निकलेगा, अगर दिनों में आ जाए बात तो, है ना, थोड़ा सा चक्कर पड़ जाएगा, लेकिन वो निकाल देते हैं। तो कैसे निकाल देते होंगे आप बताओ? वो इसको यूज नहीं करते हैं, इसको यूज नहीं करते हैं, वो अलग बिल्कुल यूनिटरी मेथड पर चलते हैं। वो कैसे करते हैं? वो एक दिन की ब्याज निकाल देते हैं एक सर्टेन रुपए पे, कि भाई इतने रुपए पे इतने रुपए हो रही है तो इतने पे इतनी हो जाएगी। इस तरीके से उनका हिसाब होता है। मैं समझाता हूं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए बेटा, मैं इन टर्म्स को समझाता हूं पहले कि इनका मतलब क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं, पी से क्या है? मूलधन, प्रिंसिपल जो है ना, इसको समझते हैं पहले कि इसका क्या खेल है। तो बेटा प्रिंसिपल का क्या खेल है? देखिए, मूलधन, तो प्रिंसिपल जो होता है प्यारे बच्चों, मूलधन जो होता है ये एक संख्या होती है, हाँ या ना? ये कोई रुपए तो होते हैं 4000, 5000, 2500, 2200, 700, 1200, 80 रुपए, कुछ ना कुछ संख्या ही होगी। आपने परसेंटेज जरूर किया होगा बेटा, जिन बच्चों ने नहीं किया वो परसेंटेज वाली वीडियो पहली वाली तो एटलीस्ट देख लेना, उसमें ये फिर से रिपीट हो रही हैं चीजें, और यही चीजें फिर रिपीट होंगी जब मैं प्रॉफिट लॉस कराऊंगा आपको। तो ये चीजें ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं। ये एक नंबर होता है, और प्यारे बच्चों नंबर कोई भी हो, कोई भी नंबर कितने परसेंट होता है? 100% होता है। नंबर कोई भी हो कितने प्रतिशत होता है? 100% होता है। ठीक बात है ना ये? चलिए, तो आप जब भी मूलधन की बात आए सवाल में, ध्यान देना ये मैं क्यों बता रहा हूं। जब भी मूलधन की बात आए प्यारे बच्चों क्वेश्चन में, तो आपके दिमाग में सीधे ही क्या आना चाहिए? 100%। यानी मूलधन मतलब 100%। जैसे ही क्वेश्चन बोले कि भाई इतने रुपए मूलधन, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो 100% है, चाहे वो कितने ही रुपए हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे वो केवल 320 रुपए हो। मूलधन छोटा सा नंबर हो चाहे बहुत बड़ा नंबर हो, मूलधन नंबर होता है, और नंबर कोई भी हो बेटा वो कितने परसेंट होता है? 100%। क्लियर? ध्यान रहेगी वाली बात। चलिए, बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं बेटा, है ना, घबराना नहीं है बिल्कुल। और सबके लिए कराया जाएगा भाई, है ना, जो थोड़े पढ़े लिखे बच्चे भी हैं उनको भी एकदम बेहतरीन क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। और आपको पता ही है किस तरीके के कराए जाते हैं क्वेश्चंस, बिल्कुल बढ़िया सब चीजें कराई जाएंगी। बस थोड़ा सा मुझे 2-4 मिनट का टाइम दो, मैं सब बच्चों को समझा दूंगा। क्लियर? नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा टॉपिक इसी के आसपास घूमता है, रेट। अगला हिस्सा रेट, दर। क्या लिखा मैंने बेटा? दर। इसको समझ लिया बस टॉपिक खत्म। इसी का खेल होता है सारा कुछ। तो ध्यान देना मैं इसको क्या लिख रहा हूं, और इसी पे चलेगा पूरा टॉपिक। मैं कह रहा हूं प्यारे बच्चों कि रेट जैसा कुछ नहीं होता, रेट का कोई मतलब नहीं है। रेट तो नाम रख दिया है। रेट क्या कर दिया बेटा? रेट नाम रख दिया है केवल। किसका नाम रख दिया है? रेट। तो रेट नाम रख दिया है ब्याज का। किसका? ब्याज का। और वो भी सिर्फ 1 वर्ष के ब्याज का नाम रख दिया है।
1 वर्ष का जो ब्याज होता है उसी का नाम रख दिया है क्या, रेट। अब आप एक बात और आ रही होगी दिमाग में, यार 1 वर्ष का ब्याज तो कभी कम होता है, कभी बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि बहुत ज़्यादा ब्याज है तो भी उसका नाम वही और कम है तो भी वही। तो थोड़ा सा और एक चीज़ और यहाँ पे कि रेट नाम है किसका, ब्याज का, कितने, 1 वर्ष का, और वो भी कै रुपयों पर, कितने रुपयों पर, तो आप बोलोगे 100 रुपयों पर। और इसी लाइन को अगर मैं मिलाकर बोल दूं अगर इस लाइन को, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो 100 रुपयों पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज, 100 रुपयों पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। 100 रुपयों पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। क्लियर, हाँ या ना। जैसे मैं थोड़ा सा समझाऊं आपको, अगर कि मान लो मैंने कहा कि यार 100 रुपये इन्वेस्ट किए किसी ने और उसको 7.5 रुपये ब्याज मिल गया। 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे और 7.5 रुपये ब्याज मिला एक वर्ष बाद, तो आप क्या कह सकते हो, तो आप कह सकते हो कि भाई ये रेट हो गई 7.5%। बस बेटा इतना ध्यान रखना कि 1 वर्ष में जो ब्याज मिलता है वही रेट होती है। 100 रुपयों पर 1 वर्ष में जो ब्याज मिलता है वही रेट होती है। दूसरी चीज आपको एक रेट बता दी मैंने, मूलधन बता दिया। थोड़ा सा और समझना, टाइम में तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है भाई, है ना। टाइम तो मतलब 2 वर्ष तो 2 वर्ष, 4 वर्ष तो 4 वर्ष, इसका कोई यूज नहीं है। इसको थोड़ा सा बता देता हूं मैं ब्याज को, इसके बारे में। आप इसके बारे में एक चीज ध्यान रखना, ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट, इसको आप एक तरह से ये भी कह सकते हो सेम इंटरेस्ट, सेम इंटरेस्ट। अब आप कहोगे यार इसको सिंपल इंटरेस्ट, इसका नाम ही इसीलिए रखा गया है सेम इंटरेस्ट है। बेसिकली ये सेम इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल क्यों है, क्योंकि ये समान रहता है, चेंज ही नहीं हो रहा, एक जैसा है, तो सेम ही तो हो गया भाई, एक तरह से सिंपल ही तो हो गया। कोई चीज बिल्कुल एक जैसी है तो उसको सिंपल बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, तो वो इसीलिए सिंपल बोलते हैं इसको। समझ रहे हो, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। सब इसको सिंपल ही क्यों कहते हैं, इसको राम बहादुर ब्याज क्यों नहीं कहते हैं, आप बताओ भाई, इसको राम बहादुर ब्याज क्यों नहीं कहते, इसको सिंपल ही क्यों कहते हैं। तो इसको सिंपल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होता, प्रत्येक वर्ष ये कैसी रहती है, समान रहती है। और ब्याज जब कब तक समान रहेगी ये ध्यान रखना, समान ब्याज तभी तक आएगी प्यारे बच्चों जब तक कि मूलधन में और रेट में कोई बदलाव ना हो। अगर रेट में और मूलधन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो ये हमेशा सेम रहेगी। जैसे मैंने बोला कि भाई 48 रुपये ब्याज मिला पहले वर्ष, कुछ रुपए इन्वेस्ट किए थे, 48 रुपये ब्याज मिला पहले वर्ष, तो प्यारे बच्चों अब 25वें वर्ष में भी 48 ही मिलेगा, 850 वर्ष बाद भी 48 रुपये ही बने, चेंज नहीं होगा। रेट चेंज हो गई तो चेंज हो जाएगा, यानी कि रेट अगर सेम है और मूलधन सेम है तो ब्याज भी हमेशा कैसा आता रहेगा, समान आता रहेगा। क्लियर है इतनी बात, हाँ या ना। इससे हम यही आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए, अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं, मैं टॉपिक की तरफ खींच के लेके आता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में रेट बोली गई है, वो तो रेट ही बोलेगा हमेशा। उसने बोला कि भाई रेट है 5%, ठीक। तो आपसे पूछा जाए कि भाई 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, ठीक है। उसने बोल दिया भाई रेट 5% है, बताओ 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। मूलधन वो सब बाद की बात है, पहले इतना ही समझना आपको। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया बताओ, मैंने क्या समझाया कि जो रेट है प्यारे बच्चों, रेट जो है वही तो ब्याज है, रेट ही तो वो क्या है, ब्याज। और ब्याज भी कैसा रह रहा है, समान रह रहा है। तो प्यारे बच्चों इसी को, ये जो 5% है, इस 5% को ही मैं क्या बोलूंगा, ब्याज। लेकिन ये 1 वर्ष का ही होगा केवल, और अगर ये बेटा 1 वर्ष का ही ब्याज होगा तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, क्योंकि दूसरे वर्ष भी इतना ही आएगा। ये पहले वर्ष इतना आया, दूसरे वर्ष भी इतना ही आएगा, फिर तीसरे वर्ष भी इतना ही आएगा। तो प्यारे बच्चों 3 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा, 15%। मैं पूछूं आपसे भाई 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, बोलो 25 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर मैं पूछूं भाई 8 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 40% हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से जोड़ सकते हैं, इसमें कोई समस्या तो होनी नहीं भाई किसी भी तरीके की, हाँ या ना। उम्मीद करता हूं भाई सारी चीजें समझ में आई होंगी। एक बार इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट गया हूं यहां से, स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको लिख लेना। थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस कराता हूं आपको क्वेश्चंस की, ठीक है। चलिए
क्वेश्चंस देखिए भाई, मैं टाइम पास क्वेश्चंस नहीं कराता हूं, पहले ही बता दूं। बेसिक क्वेश्चन भी कराए जाएंगे तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सिखाया जाएगा भाई, है ना। मेरा उद्देश्य रहता है कि भाई बच्चे को टाइम वेस्ट ना हो, उसका कुछ ना कुछ नया सा सिखा सकूं तो कराया जाए भाई, है ना। क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन है भाई, है ना, उस हिसाब से आपको समझना है कि आप टाइम वेस्ट तो कर ही नहीं सकते हो किसी भी तरीके से। आपको जो है बिल्कुल तैयार रहना है और बेस्ट चीजें सीखनी है, बेस्ट। अच्छा, एक बार बेटा सभी बच्चे ये टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम उस पर जो है ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स बाय अंकुर शर्मा, जिससे कि आपको पीडीएफ वगैरह वहीं पे सारी चीज़ें मिलती रहें। क्योंकि अब बाकी के सब्जेक्ट्स की भी क्लास हुआ करेगी, है ना, तो बाकी के सब्जेक्ट्स की भी क्लास होगी तो आपको जो है वहाँ पे फ़ायदा होगा कुछ, है ना। मैथ्स बाय अंकुर शर्मा नाम से आप चैनल वहाँ पे सर्च करोगे तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डाउट्स भी डिस्कस होते हैं और पीडीएफ वगैरह भी मिलेंगी। और एक बार थोड़ा सा फीडबैक भी दे दिया करना, जैसे मैं आपको टीचर से रीजनिंग के टीचर लेके आया हूँ आपके लिए, तो आप एक बार बताइए ज़रूर कि आपको क्लास उनकी किस तरीके की लगी। क्लियर? चलिए, तो बेटा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर लगाओ भाई। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है ना, बताइए बेटा, पढ़ के देखिए एक बार। चलिए, पहला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा भाई, है ना, फिर आप करना। इसने बोला भाई एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि को 12% की दर पर निवेश करता है, ठीक है भाई। 5 वर्ष बाद इसे कुल 48,000 रुपये मिश्रधन प्राप्त होता है। चलिए, अब मेरी बात समझना पहले ध्यान से। इसने बोला कि भाई एक व्यक्ति है, एक निश्चित धनराशि निवेश करता है। जो निवेश है वही तो मूलधन होता है। तो मैंने क्या बताया था कि मूलधन की बात जब आए बेटा, तो आपके दिमाग में कुछ और जाना ही नहीं चाहिए। आपके दिमाग में सीधे ही एक ही बात आनी चाहिए कि भाई मूलधन का मतलब तो क्या बताया सर ने, 100%। मैंने आपको मूलधन यही तो बताया है। मूलधन कितना बताया बेटा, 100%। फिर उसके बाद पढ़ो आगे सवाल को। तो उसने जब बोला कि एक निश्चित धनराशि, तो निश्चित धनराशि हमने मान ली भाई कितनी, 100%। चलिए आगे क्या बोला उसने बोला कि भाई साधारण ब्याज की 12% दर पर निवेश करता है। अब जब बात आई बेटा रेट की, तो मैं आपको बता चुका हूं कि रेट जैसा कुछ नहीं होता, सीधे क्या होती है, ब्याज होती है। तो ब्याज होती है तो दूसरी बात हम किसकी करेंगे, ब्याज की। जहां उसने रेट बोला ना, वहीं से आपको समझ जाना चाहिए था कि ये ब्याज की बात कर रहा है। तो वैसे तो उसने बोला है 12%, यानी ये जो वो बोलता है ना 12% रेट, उसके कहने का मतलब है कि ये 1 वर्ष का ब्याज है। यही तो चीजें डिस्कस की अभी हमने। तो ये 1 वर्ष का ब्याज है प्यारे बच्चों। तो अगर ये 1 वर्ष का ब्याज है तो आप बताइए मुझे कि अगर ये 1 वर्ष का ब्याज है तो ऐसे 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, इतना आएगा। और अगर इतना ही आएगा तो क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, 5 वर्ष। मेरे प्यारे बच्चों 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 60%। उम्मीद करता हूं बेटा यहां तक 1 भी % दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। मैंने बहुत डिटेल में आपको चीजें समझाई हैं पहले, है ना। चलिए, तो 60% हो गया भाई। अब ये 60% हो गया। अब आप बताइए कि उसने बोला कि 5 वर्ष बाद इसे कुल 48,000 रुपये मिश्रधन प्राप्त होता है। अमाउंट की बात कर रहा है। आप ध्यान कीजिए, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिलवाया उसमें क्या लिखवाया था, अमाउंट क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो प्यारे बच्चों मूलधन ये दिख रहा है आपको, ब्याज ये दिख रही है, इन दोनों को जोड़ दो। तो जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो जोड़ने पर ये हो जाएगा 160%, हाँ या ना। यानी 160% मिश्रधन होना चाहिए इसका, लेकिन वो 160% की जगह पे क्या बोल रहा है आपसे, 48,000। यानी आप कह सकते हो कि जो 48,000 है इसकी वैल्यू कितनी है, 160%। सिंपल भाई, हमारे इसके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अमाउंट ये होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में अमाउंट ये दिया है। तो अमाउंट ये भी है, अमाउंट ये भी, तो ये दोनों एक बात तो एक ही हो गई ना। तो हम कह सकते हैं कि 48,000 का मान कितना है, 160% है।
कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहां तक। चलिए, बाद में कह रहा है कि भाई मिश्र धन 72,000 रुपए कब हो जाएगा। अब आप बताइए मुझे कि जैसे 48,000 का मान ये है तो वैसे 72,000 का भी तो कुछ ना कुछ मान आएगा या नहीं आएगा। तो कौन सी दिक्कत आ रही है हमें निकालने में, बताऊं। 48,000 का मान अगर ये है तो 72,000 रुपयों का मान अगर प्यारे बच्चों आप निकालोगे, देखो सिंपल सा रिलेशन दिखाई दे रहा मुझे। 48 से 16 हो गया है 1/3, तो 72 का भी 1/3, 72 का 1/3 कितना होता है बताओ, 24। कैसे भी देख लेते, या तो ऐसे देख लेते कि भाई 16 का 3 गुना, तो यहां पे भी नंबर ऐसा ही होना चाहिए जिसका ही 3 गुना हो, हाँ या ना। तो यहाँ एक जीरो और है, तो ये भाई जिस तरीके से 48,000 का मान 160% है, उसी तरीके से 72,000 का मान 240% होगा या नहीं होगा। और जो बच्चे ये नहीं समझ पाए तो वो वैसे भी लिख सकते थे कि भाई 48,000 बराबर 160%, तो 1 बराबर 160 बटे 48,000, और फिर 72,000 का मान आ जाएगा 160 बटे ऐसे करके 240%। लेकिन बेटा ऐसे लिखना नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कंपटीशन इतना कठिन है कि आपको सबके साथ चलना है, एक भी स्टेप एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते। अगर आप लिख रहे हो तो फिर गलत कर रहे हो, नौकरी लगने के बहुत कम चांसेस हैं। बुरा लग सकता है मेरी बात का, ठीक है, लेकिन बुरा लगे, मैं तो बोलता इसीलिए हूं, तभी तो चेंज लाओगे अपने अंदर। देखिए इधर तो ये 240% आ गया। अब प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइए कि ये अमाउंट है ना, तो ये अमाउंट है तो इसमें तो दो चीजें होंगी, क्या क्या, मूलधन होगा और क्या होगा, ब्याज होगी। सिंपल सी बात है। और मूलधन कितना होता है, मूलधन 100% होता है, तो दिख ही रहा है मूलधन तो कभी चेंज होता नहीं, 100% रहेगा हमेशा, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको सारी चीजें। तो अगर इस 240% को जब मैंने बांटा तो इसमें से 100% तो मूलधन का निकला, तो बचा कितना, तो बचा 140%। अब मेरे प्यारे बच्चों 140% अगर टोटल ब्याज है, कंप्लीट ब्याज कितनी है 140%, तो ये एक साथ थोड़ी आ गई होगी भाई, एक साथ तो एक वर्ष में तो इतनी आ पाती है केवल, हाँ या ना। तो अगर एक वर्ष में उतनी आ पाती 12%, तो 2 वर्ष में 24%, इस तरीके से ये कितने वर्ष में आई, तो इसको डिवाइड कर दो 12 से। भाई एक साल में 12% मिली, इतनी कितने में मिलेगी, तो देखो कितनी बार, एक बार भाग गया 2 बचा, फिर एक बार है ना, और फिर कितना बचेगा 8, 8 बटे 12 यानी 2/3, 11 सही 2/3 वर्ष बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा, 72,000। प्यारे बच्चों देखो मेरी बात समझना, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं गुरुजी पहले ही क्वेश्चन में ऐसे दे दिया हम यूपी। अब ध्यान रखना, पहले तो क्लियर कर लेना, मैं बहुत दिन बाद आया हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। यूपीएसआई का लेवल बिल्कुल भी सीजीएल से कम नहीं होता, किसी भी तरीके के भ्रम में मत आना किसी के में भी। और अगर एक्चुअल फीडबैक चाहिए तो जिन्होंने 2016 में यूपीएसआई का पेपर दिया है उनसे पूछना। मैथ में ही फेल हुए हैं बहुत सारे बच्चे, सेक्शन क्लियर नहीं कर पाए मैथ का ही, क्योंकि वो कठिन नहीं था, लेकिन पुलिस के हिसाब से पढ़ रहे थे। पेपर पुलिस जैसा थोड़ी आएगा भाई, यूपीएसआई ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है ना, तो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है मतलब ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, सिंपल, क्लियर। चलिए बढ़िया चीजें कराएंगे, बिल्कुल बेसिक क्लियर रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे, कोई क्वेश्चन छोटा या कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं होता। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। और जिन बच्चों को दिक्कत हुई होगी, कोई दिक्कत नहीं, पीछे करो फिर देख लो इसको, ठीक है। चलिए मैं और कराता हूं क्वेश्चन, आप कंप्लीट कराया जाएगा बेटा आपको, बिल्कुल है ना। और कोशिश करूंगा बाकी की सब्जेक्ट्स को भी मैं आपको करवाऊं, क्योंकि अब छोड़ो क्या बोलूं यार, ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं गिद्ध जो पेड कोर्स ले लेके आ रहे हैं, बताओ। जो नहीं भी लाते थे, जो पहले से लाते थे उनका तो चलो ठीक है, ला रहे थे वो तो कर रहे हैं काम, जो नहीं करते थे वो भी ले आए। और वैसे कहते थे कि साहब ऑनलाइन कोर्स सेल नहीं करना चाहिए इनको भाई, है ना। चलो छोड़ो, सब तरह के लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, पढ़ के देखिए। तो क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 19,400 रुपये, है ना भाई, 19,400 रुपये 2 भागों में इन्वेस्ट करता है। देखो मेरी बात समझना बेटा, 19,400 रुपये मूलधन ही तो है। अगर आप इसको 2 हिस्सों में कर दोगे तो 2 अलग अलग मूलधन हो जाएंगे, वो छोटे बड़े भी हो सकते हैं और बराबर भी हो सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूं ना, चाहे छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो, वो है 100% ही,
बिल्कुल घबराना नहीं, बस कंफ्यूज करता है ऐसे ही जैसे इस बार कर रहा है। तो हम इसकी बात तो मैं आएंगे नहीं भाई, क्योंकि मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं, तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे उसने बोला कि भाई दो हिस्से हैं, एक पहला हिस्सा है और एक दूसरा हिस्सा है, ठीक। मान लो पहले लड़के को ये वाले रुपए दिए गए हैं, दूसरे लड़के को ये वाले रुपए दिए गए हैं। क्या समस्या आ रही है? पहले लड़के को यहां पे ब्याज मिल जाएगा, मूलधन पे ही तो ब्याज मिलता है, तो पहले लड़के को यहां पे ब्याज मिल जाएगा, दूसरे को यहां पे मिल जाएगा। कोई समस्या क्या? नहीं। देखो कभी भी क्वेश्चन की एक लाइन पढ़ के, दूसरी पढ़ के, तीसरी, ऐसा लाइन से पढ़ा मत करो। इमला की क्लास नहीं होती है। आपको क्या करना है, एक लाइन पढ़ी उसके बाद लिखो, फिर दूसरी लाइन पढ़ी फिर लिखो। इससे क्या होगा, आपको कभी भी क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आगे पढ़ें। तो आगे उसने बोला पहले भाग में 8% रेट है। अब रेट का मतलब मैंने क्या बोला था बताइए? ब्याज। बताया नहीं बताया? तो आप कह सकते हो पहले वाले भाग में 1 वर्ष में 8% ब्याज है, और वहां टाइम कितना है? 5 वर्ष। यानी प्यारे बच्चों पहले वाले भाग पर 8% से 5 वर्षों तक ब्याज मिलेगा। तो 8% से 5 वर्षों तक ब्याज मिलेगा तो वो कितना हो जाएगा बताइए? 40% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे हाँ या ना? तो अगर 40% हो गया तो निकाल दो भाई इसका 40%। समस्या ही क्या आ रही है? यानी पहले वाले लड़के को 40% ब्याज मिला होगा, दे दो उसको 40% ब्याज। अच्छा, दूसरे वाले को क्या है? तो दूसरे वाले को 4% रेट है और कितना समय है? 9 वर्ष। तो बेटा 4% से 9 वर्ष तक, तो 4% से 9 वर्ष तक कितना हो जाएगा? 36% हो जाएगा। अरे हाँ या ना? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बच्चे कर लेते हैं इनको, छोटे सी कैलकुलेशन है भाई। 4% है, 9 वर्ष है, 4 गुणा 9 36 हो गया। क्लियर? चलिए, ऊपर पहले वाले लड़के की ब्याज है, नीचे दूसरे वाले लड़के की ब्याज है, और इसी ब्याज का रिलेशन है। इसी ब्याज का रिलेशन वो कह रहा है कि भाई इसका जो रिलेशन है वो है 3:7। क्या है प्यारे बच्चों? 3:7। करो भाई कैलकुलेट। देखो परसेंट हट गया, 4 से 10 बार और 4 से ये 9 बार। 10 इधर आएगा, इतना तो जानते होंगे भाई, तीसरी चौथी क्लास में सिखाया जाता है, और 9 इधर जाएगा। तो 10 यहां आया तो ये नीचे हो गया बेटा 70। कितना हो गया? 70। 10 गुणा 7, और 9 जब उधर गया तो गुणा होके कितना हो गया बेटा? 27। कितना हो गया? 27। 3 गुणा 9, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। बस हो गया क्वेश्चन। यही तो था। पहला हिस्सा 27 रुपए होना चाहिए, तो दूसरा हिस्सा 70 रुपए होना चाहिए। अब पहला अगर 27 है, दूसरा 70 है, तो ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे भाई? दोनों हिस्से मिला देंगे तो कितने हो गए? तो ये 97 हो गए। और इसका तो मान हमें दे रखा है 97 का। क्या मान दे रखा है 97 का? ये दे रखा है 19,400। हाँ या ना? 19,400। तो 19,400 अगर आप देखो, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो इसका जस्ट डबल है। 97 का डबल होता है ये, तो ये डबल है और 2 जीरो हो रहे हैं, यानी 200 गुना है। कितने गुना है? 200 गुना। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा है तो भाई दूसरे भाग पर निवेश बताइए। दूसरे वाला भाग कौन सा है? ये है। इसकी वैल्यू पूछी है, तो बेटा इसको भी 200 गुना कर दो। अब जब इसको 200 गुना करोगे तो 7 गुणा 2 कितना? 14, और 3 जीरो तो कितना? 14,000। बताओ कोई दिक्कत? कितनी आसानी से चीजें होंगी बेटा, आपको 1% समस्या नहीं हो सकती। और जिस बच्चे को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत नहीं भाई, अब तो कोई देख ही नहीं रहा। जैसी प्रॉब्लम लग रही है तुरंत पीछे खिसका लिया करो उसको थोड़ा सा। क्लियर है ना? चलिए हटाता हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैं बेटा ज्यादातर एक ही तरीके के बहुत सारे सवाल करा के आपको खुश करने की कोशिश नहीं होती मेरी। जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन में भी पढ़ते होंगे वो भी जानते होंगे कि मैं अगर 7-8 क्वेश्चन भी कराऊंगा तो 7-8 क्वेश्चन वो 7-8 तरह के ही रहेंगे। उससे फायदा क्या होता है कि उससे बच्चे को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिलता है, और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अगर मिलेगा तो उससे क्या है कि भाई प्रैक्टिस का भाग वो अपने आप कर सकता है ना भाई। देखो आपको अपने प्रति ईमानदार रहना है, प्रैक्टिस का काम आपका है। आप क्वेश्चन करिए, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करा सकता हूं। आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको हर टॉपिक के उसमें पीडीएफ सेंड किया करूंगा। आप प्रैक्टिस के लिए उनको कीजिए, और यहां मैं आपको वैरायटी कराऊंगा, जितनी भी तरीके की वैरायटी पॉसिबल है। क्लियर है? चैनल वो जो है ग्रुप जो है टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए आप उसको, मैथ्स बाय अंकुर शर्मा। आप करोगे तो वो आ जाएगा। क्लियर है?
हाँ बिल्कुल, आप पहचान सकते हो, मेरी फ़ोटो लगी हुई उसमें और मुझे तो आप पहचान ही लोगे दूर से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, है ना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या कह रहा है, पढ़ के देखा करो, जल्दी से करने की कोशिश किया करो। इसको बिल्कुल ऐसे समझो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप नीचे बैठे हो। बिल्कुल ऐसे मत बैठ जाया करो लीड लगा के सो रहे हो, उल्टे पड़े हैं। कॉपी लेके लिखा करो, ठीक है, प्रॉपर क्लास की तरह ईमानदारी। मैंने एक शब्द बोला, आपको अपने प्रति ईमानदार रहना है, और जो बच्चा अपने प्रति ईमानदार नहीं रहेगा ना, उसको सफलता नहीं मिल सकती, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कर भाई, साधारण ब्याज की दर पर मूलधन और मिश्रधन का अनुपात। बेटा मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दे रखा आपको, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है, 9:17, 9:17 अनुपात दे रखा था, अनुपात लिख लिया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए फिर ये कह रहा है कि 27.5 वर्ष बाद, यानी इस जगह से यहां से 27.5 वर्ष बाद, और 27.5 वर्ष और हो जाएंगे। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन में क्या कह रहा हूं बेटा। समय जब आगे बढ़ता जाता है, आप सोचिए आपने कभी बैंक में 10,000 रुपए जमा किए हो, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के, 2 मिनट मेरी बात सुनो। आपने बैंक में जमा किए 10,000 रुपए, ठीक, आप गए 5 वर्ष बाद, तो आप 5 वर्ष बाद गए तो आपको पता चला कि भाई 10,000 हमने जमा किए थे, 5 वर्ष का ब्याज मिला के तो मिश्रधन जो है हमारा 12,500 हो गया, या 12,000 हो गया, या 11,000 हो गया, जो भी कुछ तो ब्याज मिला होगा। चलिए फिर आप सोचोगे फिर 25 वर्ष बाद जाओ तो नया क्या होगा। तो जब 25 वर्ष जाओगे ना बेटा, तो ब्याज बढ़ेगी, निरंतर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। और जब ब्याज बढ़ेगी बेटा, तो ब्याज बढ़ने से अमाउंट भी बढ़ जाएगा, मिश्रधन बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। लेकिन मूलधन कभी भी चेंज नहीं होता, मैंने आपको बताया था मूलधन हमेशा ही क्या रहेगा, 100%, इसमें कोई भी बदलाव पॉसिबल नहीं है। प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है, चाहे कितने 4.5 लाख वर्ष हो जाएं। समझ में आ रही बात नहीं, प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होगा, क्लियर। लेकिन इसने जो अनुपात बोला है 27.5 वर्ष बाद वाला, वो बोला है बेटा 15:43। अब ध्यान देना बेटा, इसने जो अनुपात बोला वो क्या बोल दिया, 15:43। अब मैं क्या कह रहा था कि भाई प्रिंसिपल चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां तो हो गया। देखो प्रिंसिपल 9 है और ये कितना है, 15। तो आप जानते होंगे बेटा कि रेशियो एक्चुअल नहीं होता, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो ये एक्चुअल नहीं होता। और आपको पता है कि रेशियो में आप गुणा कर सकते हो और भाग कर सकते हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसीलिए हमें ये सेम करने के लिए गुणा या भाग में से कुछ करना पड़ेगा। आप बताओ क्या कर दें, तो गुणा करना ज्यादा आसान रहेगा। 15 और 9 को बराबर करना है आपको, तो कैसे कर सकते हैं, 45 बना सकते हैं। कैसे बनेगा, आप यहां 3 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी 3 से करना पड़ेगा। अब यहां पे 45 हो गया मूलधन, तो अगर मूलधन 45 तो यहां पे भी 45 करेंगे, तो उसके लिए यहां 5 से गुणा करना होगा। तो रेशियो मेंटेन रखना है तो इधर भी 5 से करना पड़ेगा। अब ये ठीक लग रहा है, तो अब मैं इसको अगर पढ़ूं क्वेश्चन, तो ये कुछ इस तरीके से है कि भाई मूलधन और मिश्रधन का अनुपात पहले तो है 45:85, 45:85, 45:85, ठीक। और बाद में क्या हो गया है, 27.5 ईयर्स बाद कितना हो गया है, तो ये हो गया 45 और 43 गुणा 3 यानी 129। क्लियर बेटा। आपने देखा कि मूलधन दोनों जगह पे सेम है, लेकिन अमाउंट चेंज हो गया है, और वो होना भी चाहिए। अमाउंट तो चेंज होना ही चाहिए, क्योंकि समय के साथ ब्याज बढ़ती है तो मिश्रधन में जुड़ती जाएगी, बढ़ता जाएगा। तो देख लेते हैं कितना चेंज हो गया है। देखो ये 85 था और ये कितना है, ये है 129। तो 15 और 29 कितना ऊपर हो गया बताओ, 29 और 15, तो 29 और 15 हो गया भाई 44। यानी आप कह सकते हो कि ये जो ब्याज है टोटल वो 44 रुपए बढ़ गई। मिश्रधन बढ़ गया है कितना, 44 रुपए। और मिश्रधन किसकी वजह से बढ़ा होगा, सिंपल सी बात है, ब्याज की वजह से। यानी प्यारे बच्चों ये ब्याज है, 44 रुपए जो है ये क्या है, ये ब्याज है। ये कितने वर्षों में मिली है ब्याज, तो ये ब्याज मिली है आपको बेटा 27.5 वर्षों में। कितने वर्षों में, 27.5 वर्षों में। तो बेटा
27.5 को आप 55/2 लिख लो, थोड़ा सा आसान रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब भी ये 27.5 ही है। 27.5 वर्षों का जो ब्याज है वो कितना है? 44 रुपए। ध्यान करो बेटा, मैंने क्या बताया था कि रेट जो है वो तो 1 वर्ष का ब्याज होता है, तो इसलिए हमें यहाँ 1 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा। तो 1 वर्ष का ब्याज देखूं तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? तो बेटा 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? तो 11 से 5 बार कट रहा है और 11 से 4 बार। ये 2 इधर चला जाएगा और 5 इधर आ जाएगा, तो 2 उधर ऊपर जाएगा तो 8 हो गया और 5 नीचे आ गया। यानी प्यारे बच्चों इतना ब्याज 8/5 रुपए ब्याज मिल रहा है। आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये कितना है? 1.6 है। 5 का भाग दे दो, कोई दिक्कत तो नहीं। 1.6 यानी 1 वर्ष में 1.6 रुपए ब्याज मिलता है। प्यारे बच्चों ये जो 1.6 रुपए ब्याज मिलता है, ये क्या रुपयों पर मिलता है? 100 पे मिलता है क्या? नहीं मिलता, ये तो 45 पे मिल रहा है। और ब्याज के लिए मैंने क्या बताया था? 100 रुपयों पे। तो यहां से आप आसानी से बता सकते हो रेट, अब कोई समस्या नहीं है। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि हमारे पास मूलधन है और हमारे पास ब्याज भी है, और मूलधन पे ही तो ब्याज मिलता है, उसको रेट बोल देते हैं। तो आप कह सकते हो कि 1.6 ब्याज मिला क्या रुपयों पर? 45 पे। तो ये क्या परसेंट है? या 100 रुपए पे कितना मिलेगा? तो आपने ये काम किया तो ये पॉइंट इस 0 से हट जाएगा, ये वाला, और फिर थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे अगर आप इसको, तो 5 से 2 बार और 5 से ये 9 बार। ये हो गया भाई 16 गुणा 2, 32/9, और 9 का भाग लगाया आपने तो भाई आंसर आ जाएगा आपका 3 बार भाग जाएगा। 3 सही 5/9%। 3 सही 5/9%। थोड़ी सी कैलकुलेशन देखो, मैं आपको बताऊं कि पेपर में आती हैं ये इस तरीके के नंबर, हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कि मैं चाहता तो यहाँ थोड़ा सा आसान नंबर लिख लेता, ये थोड़े आसान लिख देता, आप तुरंत आंसर कर देते। लेकिन भाई एक्चुअल प्रैक्टिस कीजिए, ये कुछ ऐसा ही हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा पता है? क्रिकेट तो खेलते हो ना आप सब, चलो मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ। तो बहुत अभी तो खैर इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग हो गई है, 90s और अर्ली 2001 उस टाइम की अगर बात करें तो इंडियंस जो हैं वो बाउंसर नहीं खेल पाते थे भाई। बाउंसर्स क्यों नहीं खेल पाती थी? इन पे शॉर्ट बॉल की प्रॉब्लम रही है बहुत सारे बल्लेबाजों की, आपको पता है। उनमें से एक सुरेश रैना भी है ना, कैरियर ही खत्म हो गया क्योंकि बाउंसर नहीं खेल पाते हैं, आउट हो जाते हैं। क्यों? रीजन क्या था इसका? रीजन था कि इंडियन पिचेस पे खेलते थे भाई, और इंडिया की जो पिचेस है उनमें बाउंस ही नहीं है, बॉल आती नहीं है सर के ऊपर। और फिर इनको ले जाओ ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में और अफ्रीका में ले जाओ तो इनके सर से नीचे ही नहीं आ रही है बॉल। अब जिस चीज़ की प्रैक्टिस ही नहीं की इन्होंने, बाउंसर तो खेली थी लेकिन बाउंसर इन्होंने खेली वो यहाँ तक आने वाली, ऐसे मार दी। अब वहाँ पता चला कि भाई बाउंसर यहाँ तो आई नहीं रही, यहाँ के करीब आ रही है। अब यहाँ तो बल्ला तुरंत पहुँच नहीं जाएगा, जो यहाँ घुमाने वाला होगा लगातार वो यहाँ कैसे घुमा लेगा? तो वही चीज़ आपको समझनी है कि आसान आसान नंबर्स के साथ खेलोगे तो कठिन नंबर्स जब एग्जाम में आएंगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और फ्रस्ट्रेट होके विकेट दे दोगे। और विकेट नहीं देनी बेटा, तुम्हारी विकेट पे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जमी हुई हैं। जैसे इंडियन टीम खेलती है तो पूरा भारत देख रहा होता है, वैसे खेल आप रहे हो और परिवार पूरा टिका हुआ है आपकी विकेट पे। आउट नहीं होना है, समझ में आ रही बात नहीं? चाहे बाउंसर आए चाहे और कराए, जमे रहना है और सिलेक्शन लेना है, बिल्कुल तोड़ के ही हटना भाई चीज़ों को। समझ में आ रही बात नहीं? ऐसे मत सोचना कि तुम ही खेल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं। ठीक है, ये मैं हटा देता हूं। तो 2-3 बातें मैंने आपको बताई बेटा, उनको ध्यान रखना आप। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके साथ आपको अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना है। ये मत सोचो कि आप अकेले खेल रहे हो, फेल हो गए तो आप फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर आप फेल होते हो मतलब आपकी पूरी फैमिली फेल, और आप पास होते हो तो पूरी फैमिली पास। तो इसलिए लगे रहिए भाई, है ना। अब तो वो भी भ्रम हट गया कि सब एग्जाम नहीं होंगे 1 साल तक के 25 साल तक, सब कुछ होगा। और कितनी ही जल्दी वैक्सीन भी आने वाली है, हाँ है ना। तो वैक्सीन जैसी आ जाएगी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और एग्जाम आ जाएगा, फिर आप कर भी नहीं पाओगे कुछ इतनी जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, कोई निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई, 5 वर्ष बाद होने वाले मिश्र धन, 3 वर्ष बाद प्राप्त होने वाले मिश्र धन का। ठीक, देखो भाई ये इस बार दोनों बार मिश्र धन की बात कर रहा है, अमाउंट की बात कर रहा है। ठीक है, 2 अमाउंट कह रहा है,
ऐसे समझना, पहले मूलधन ही होता है, फिर अमाउंट होता है एक सर्टेन टाइम के बाद, और अगर और ज़्यादा टाइम लगा दोगे तो दूसरा अमाउंट भी आ जाएगा इसके अतिरिक्त, तो दूसरा अमाउंट भी हो जाएगा। हाँ या ना? जैसे कि उसने बोला कि भाई एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष बाद वाला जो अमाउंट है वो 3 वर्ष बाद वाले अमाउंट, यानी ये 3 वर्ष बाद वाला अमाउंट अगर मैं देखूँ तो ये 3 वर्ष का रिलेशन है, और ये अगर आप देखोगे तो ये 5 वर्ष का रिलेशन है। यही तो है सवाल में। और रिलेशन है क्या? उसने बोला है प्राप्त होने वाले अमाउंट का 1/4। अब बताइए मुझे, 1 सही 1/4, इसको 5/4 लिख सकते हैं, कोई गलती तो नहीं होगी भाई इसमें? हाँ या ना? इसको 5/4 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? चलिए, तो 5/4 लिख सकते हैं। यानी ये क्या कहना चाह रहा है, इसको आसान भाषा में बताऊं, ये कहना चाह रहा है कि अगर 3 वर्ष बाद वाला अमाउंट 4 है, अगर 3 वर्ष बाद वाला अमाउंट कितना है? 4 है बेटा। ये वाला अमाउंट अगर 4 रुपए मान लूं मैं, तो फिर ये वाला अमाउंट 5 रुपए है। तभी तो आप कहोगे, अभी तो आप कह सकते हो कि ये संख्या इसकी कितने क्या गुनी है, तो आप कह सकते हो कि ये वाला नंबर इसका कितना है? 1 सही 1/4 गुना, 1/4 टाइम्स है इसका। क्लियर? ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, आप लिखने में कोई समस्या नहीं होगी। अब पिछले ही क्वेश्चन से रिलेट कीजिए इसको। पिछले क्वेश्चन में एक अमाउंट 85 रुपए हो रहा था और एक अमाउंट बेटा कितना हो रहा था? 119 रुपए हो रहा था, 129 रुपए हो रहा था। तो वहां से हमने फिर क्या बताओ देखा था ना कि अंतर बीच का कितना है, और वो बीच का अंतर बेसिकली था क्या? ब्याज था। हाँ या ना? तो वैसे ही यहां पर आप बताइए, ये अमाउंट है और ये भी अमाउंट है, क्या डिफरेंस है इनका? तो इनका डिफरेंस अगर आप देखोगे बेटा तो आपको पता चलेगा भाई इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 1 रुपया है या नहीं? अच्छा, अब ये डिफरेंस आया तो टाइम गैप की वजह से होगा। तो कितना गैप था? देखो 3 तो यहीं तक हो गए थे और टोटल 5 वर्ष हैं। इसका मतलब गैप अगर मैं देखूं टाइम का, तो टाइम का गैप कितना है? 2 वर्ष का ही तो हो गया। तो आप कह सकते हो प्यारे बच्चों कि 2 वर्ष का ब्याज है ये, है या नहीं? पहले की तरह ही अगर रिलेट करें तभी तो 3 और 2 5 होंगे टोटल। तो अगर 2 वर्षों का ब्याज प्यारे बच्चों 1 रुपया है, 2 वर्षों का ब्याज कितना? 1 रुपया है, तो फिर आपको पहले देखो रेट निकालने के लिए पहले मूलधन निकालना पड़ता है। तो मूलधन निकालेंगे। मूलधन कब निकालेंगे? जब हमें टोटल ब्याज पता चल जाएगी कि भाई इसमें ब्याज टोटल है कितनी। तो अगर 2 वर्षों में 1 रुपया है तो 3 वर्षों में अगर हम निकालेंगे तो 3 वर्षों में कितना हो जाएगा? देखो ये 2 में 1 रुपया आधा आ रहा है ना जस्ट, तो यहां पे भी आधा आएगा। रिलेशन बना लिया करो, 1.5 रुपया आएगा। कितना आएगा? 1.5 रुपये। अरे हाँ या ना? अब भी नहीं समझे तो फिर और थोड़ा सा बेसिक करता हूं, लेकिन ये आनी चाहिए आपको। 2 वर्ष का 1 रुपये, तो 1 वर्ष का पूछूंगा तो कितना आएगा? 0.5 आएगा या नहीं आएगा? अरे हाँ या ना? चलिए, तो 1 वर्ष का आधा रुपया आ रहा है, 50 पैसे आ रहा है, ऐसे कह सकते हो आप। तो अगर 1 वर्ष का 50 पैसे आ रहा है तो 2 वर्ष का 1 रुपया आ रहा है, तो 3 वर्ष का ऐसे निकालूं अगर, तो 3 वर्ष का कितना आएगा? 1.5 रुपया आएगा। भाई बराबर ही तो आता है प्रत्येक वर्ष, तो 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे कितना हो जाएगा? 1.5 रुपये हो जाएगा। तो ये 1.5 रुपये हो गया। अब ये 3 वर्ष का ही क्यों निकाला है मैंने? क्योंकि यहां पे 3 ही वर्ष था। ये जो अमाउंट है इस अमाउंट में 3 वर्ष का ही तो ब्याज शामिल है। तो बेटा अगर इसमें 3 वर्ष का ब्याज शामिल है तो इस 4 में से 1.5 रुपये ब्याज के हो गए। इस 4 में ये जो 1.5 रुपये हैं वो किसके हो गए? ब्याज के हो गए। यानी आप कह सकते हो कि इसमें से ये देखो ये 1.5 रुपये तो ये हो गए, तो बचा हुआ 2.5 क्या होगा? क्योंकि अमाउंट में तो 2 चीजें ही होती हैं, मूलधन और ब्याज। तो अगर सिर्फ मूलधन और ब्याज होता है तो आप बताइए कि अगर इसमें 1.5 रुपया ब्याज का है तो बचा हुआ 2.5 रुपये मूलधन होगा या नहीं होगा? तो हमें यहां से पता चल गया बेटा कि इसमें से अब 2.5 रुपये क्या होना चाहिए? मूलधन होना चाहिए। मूलधन 2.5 और ब्याज 1.5, तभी मिलकर मिश्रधन कितना? 4। बस बेटा मूलधन आ गया। अब रेट निकालने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आपको आसानी से आ जाना चाहिए। कैसे? कि आपको पता है कि मूलधन कितना है? 2.5 रुपये। मूलधन कितना है? 2.5 रुपये। 1 वर्ष की ब्याज लेते हैं रेट निकालते समय, तो 1 वर्ष की ब्याज कितनी है? 0.5। तो ये क्या परसेंट हो जाएगा भाई? इससे 5 बार कटेगा, 5 से 20। सेकंड्स में टूटते हैं, सेकंड्स में क्वेश्चंस टूटते हैं, और आपको बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। फॉर्मूले के चक्कर में फंस गए फिर कुछ नहीं है। समझ में आ रही बात नहीं?
कोई किसी भी तरीके का फॉर्मूला नहीं होता, सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है। आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कभी फंस नहीं सकते हो। समझ में आ रही बात नहीं? आप इन चीज़ों को सीखिए जो कि आपको हमेशा काम आए। क्लियर है बेटा? चलिए इसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, अगला क्वेश्चन कराता हूं। सबके लिए कराए जाएंगे भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी, ये भी ठीक ही हैं क्वेश्चन। यूपीएसआई को ध्यान में रखते हुए करा रहा हूं मैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है भाई। लेखपाल और यूपीएसआई, एसएससी के लिए भी डालेंगे। एनटीपीसी यूपीएसआई मान सकते हो आप अभी फिलहाल, एनटीपीसी यूपीएसआई लेखपाल। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए जल्दी से। ये कह रहा है भाई, जब एक धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती है तो यह धनराशि 4 वर्षों में x रुपये बन जाती है। अब ध्यान देना बेटा, इसने निश्चित धनराशि बोल दी ना यहाँ पर। तो जब इसने निश्चित धनराशि बोल दी तो आपको समझना चाहिए था कि भाई ये जो निश्चित धनराशि है, ये निश्चित धनराशि 100% होती है। समझ में आ रही बात नहीं? इसको आपको समझना चाहिए, बस इसको समझ लोगे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 4 नहीं 5%, सॉरी। तो इसने बोला भाई 5 वर्षों में 10% रेट है और 5 वर्ष, तो पहले यहीं से ही शुरू करते ना। आप बताइए कि अब मैं टोटल इंटरेस्ट देख सकता हूं या नहीं देख सकता? क्यों? क्योंकि 10% तो रेट है और इसका मतलब क्या होता है, 1 वर्ष का ब्याज। और टोटल कितना है प्यारे बच्चों? 5 वर्ष। तो 5 वर्षों का अगर मैं देखूंगा तो टोटल हो जाएगा कितना? 50%। कोई समस्या? चलिए 50% ब्याज और मूलधन कितना होता है? 100%। तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मूलधन 100% होता है, 100% मूलधन होता है और ब्याज जो है ये कितनी है? 50। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? मिश्र धन कितना हो जाएगा? 150% हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अरे हाँ या ना? तो अगर 150% अमाउंट हो गया और मूलधन आपको पता ही है 100% होता है, प्रिंसिपल कितना होता है? 100% होता है। तो देखिए बेटा, इसकी वैल्यू आपको दी है x, इसी का मान तो दिया है। उसने बोला है 5 वर्ष बाद x रुपए हो जाती है, तो अमाउंट जो दिया है ये इसी का ही मान तो है। तो अगर बेटा इसकी वैल्यू है ये, तो फिर इसका मान आप आसानी से बता सकते हो। भाई इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा x/150 इंटू 100। ये 2 बार कट गया, 3 बार। कितना आया? 2x/3। 2x/3। ये क्या आया है? 2x/3 ये आया है मूलधन। क्या है बेटा? मूलधन। अब देखो थोड़ी देर के लिए आप इसको समझ के चलना, इसमें कोई समस्या होगी नहीं आपको, ठीक है? बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको। तो 2x/3 हो गया। क्लियर? चलिए अच्छा, अब ये कह रहा है कि यदि यह 4% की दर से उधार दी जाती, 4% से उधार देते तो मिश्र धन कितना हो जाता? 5x/6। अब ध्यान देना बेटा, जो दूसरा वाला अमाउंट है वो है 5x/6 और ये मूलधन है। तो मैं यहां से ब्याज निकाल दूंगा, दूसरे केस की ब्याज। देखो अमाउंट में से अगर मूलधन हटा देंगे, तो अमाउंट में से मूलधन हटा देंगे तो ब्याज ही तो आएगी। तो भाई सिंपल सी 6 आ गया एलसीएम, यहाँ आ गया 5x, 2 बार 4x, तो ये आ गया कितना? x/6, x/6। ये आ गई ब्याज। अब ये ब्याज आ गई, एक ये वाली जो है, अरे हाँ या ना? तो अगर ये ब्याज है तो भाई इसको मैं देख लेता हूं कि ये टोटल ब्याज बन कितनी रही है, क्या % बन रही है। ये मूलधन मेरे पास है, मूलधन ये है, ये ब्याज है, तो मैं पता कर सकता हूं टोटल ब्याज कितनी होगी। तो मुझे देखो यहां पर कुछ नहीं करना, बस x/6 ये ब्याज मिली है, कितने पे मिली है? इस पे। ऐसे ही तो कर रहे हैं अभी तक हम। तो ये क्या % होगा भाई टोटल? देखिए ये दोनों नंबर एक साथ रहेंगे और ये दोनों एक साथ रहेंगे ऊपर वाले, तो इससे कट जाएगा और 3 से ये भी कट जाएगा। कितनी बार? 2 बार। अरे हाँ या ना? और ये फिर दोनों एक साथ आएंगे तो हो जाएगा 1/4, इधर 1/4 हो गया। तो ये आ गया बेटा 25%। कितना आ गया? 25%। ये टोटल ब्याज मिली है इतनी, 25%।
तो ये टोटल मिली है, और जबकि दूसरे केस में 1 वर्ष की ब्याज कितनी है बताओ जल्दी से, 4% है। कितनी है? 4। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो टोटल टाइम निकल के आ जाता है 6 सही 1/4। 6 सही 1/4%। देखो बेटा यूपीएसआई में आ सकता है क्वेश्चन, एनटीपीसी में आ सकता है। अब वो पुराने ढर्रे वाले क्वेश्चन आप सोचो कि नंबर से आते रहे, वो नहीं आएंगे। कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, बिल्कुल फंसे रह जाओगे, 2 सवाल नहीं बनेंगे। कॉन्सेप्ट को सीख लियो। एक बार मैं फिर से एक बार आपको बताता हूं, ध्यान दो, कुछ समस्या है ही नहीं। आपको बस ये पता होना चाहिए भाई ब्याज इस तरीके से 50% हो गई टोटल, और हमें पता है कि ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट हो गया 150, और 150 का मान दिया हुआ था उसने x, हाँ या ना? चलिए, मूलधन 100% होता है, तो क्योंकि 150% का मान ये है तो फिर 100% का मान आ जाएगा 2x/3 आ जाएगा। ये मूलधन आ गया। अच्छा, दूसरे केस वाला अमाउंट दिया था ये, अब आपको पता है कि अमाउंट में से अगर मूलधन घटा दिया जाए, मिश्रधन में से मूलधन घटा दिया जाए तो ब्याज ही तो बचती है। तो ये हमने घटाई तो ब्याज आ गई हमारे पास कितनी, x/6। अब जब ये ब्याज आ गया x/6, तो ये x/6 ब्याज, मूलधन कितना है, ये है 2x/3। इस मूलधन पे ये ब्याज है, तो ये टोटल आ रही थी आपकी 25%। अब टोटल ब्याज 25% थी, ये 25% 4% के हिसाब से ही तो इकट्ठी हुई होगी। तो वो कितना समय लगा होगा, सॉरी वर्ष होगा यहाँ पर, कितना समय लगा होगा, 6 सही 1/4 वर्ष। भाई 4% 1 साल में, फिर 2 साल हुए होंगे तो 8%, 3 साल हुए होंगे तो 12%, इसी तरीके से तो लगातार हुआ होगा। अरे हाँ या ना? चलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। काफ़ी टाइम बाद क्लास कराई मैंने, आज कम ही क्वेश्चन करते हैं। अब निरंतर क्लास आती रहेगी भाई, बस शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जब आप शेयर नहीं करते हो तो फिर भाई मेहनत करने का भी उतना ज़्यादा मन नहीं करता है, क्योंकि मैं आपको पता है कि कोई आपसे पेड कोर्सेज वगैरह मैं आपके लिए बहुत सोचता हूँ, उसी तरीके से आप भी सोचिए। मैं हर सब्जेक्ट का टीचर आपके लिए लेके आऊँगा, बेहतरीन से बेहतरीन, यहीं इसी प्लेटफॉर्म पे। आप इसको बस शेयर करिए, उससे हमें ये लगता है कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं। अब बच्चे पसंद कर रहे हैं, वो बताने का क्या तरीका होता है, आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बस 2 चीज़ें कीजिए, ठीक? चलिए, और अपना ख्याल रखिए भाई, बहुत तेज़ी से इस टाइम पे कोरोना फैल रहा है। थोड़े दिन और, इतने दिन आपने अपना ख्याल रखा है, 1-2 महीने और रुकिए, वैक्सीन वगैरह आ जाएगी, उसके बाद खूब घूमना, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, ख्याल रखिए अपना भी और अपनों का भी, और चैनल को लाइक करते रहो और भाई सब्सक्राइब करते रहो। जल्दी मिलते हैं अगले भाग के साथ।